अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाखिर पाकिस्तान वापसी हो गई है एंड इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू बी बैक होम। जब आप अपने घर वापस आते हैं और घर का खाना, मतलब आज जब मैंने अपने घर का खाना खाया इतने कोई तकरीबन 7-8 दिनों के बाद, तो जैसे कि आप यकीन करें कि उससे बेहतर फीलिंग मतलब मुझे आज के दिन में कोई नहीं मिली। और फिर ज़ाहिर सी बात है, आज स्टूडियो जाके शो किया मैंने। वैसे मैं स्काइप पर शो कर रही थी, तो आज स्टूडियो जाके शो किया तो उसका भी अब तक मज़ा अलग है। सो द थिंग इज़ के बैक टू द ग्राइंड और बैक टू द बेसिक हम आ चुके हैं। और जब मैं बैक टू द बेसिक आ गई हूँ तो सियासत भी बैक टू द बेसिक आ गई है। और बैक टू द बेसिक सियासत क्या है कि पिछली वीडियो के अंदर और जब मेरी पिछली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई थी यहाँ पर भी और टेलीविज़न चैनल पर भी, हम इस बात पर बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी है और बस पाबंदी लगने जा रही है। और अता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और साथ ही साथ आर्टिकल 6 के हवाले से भी बात हो रही है। और कौन सा वो मज़ेदार किस्म का एक अनहोनी और एक अनोखा किस्म का जो फैसला आया था मखसूस नशस्तों का, जिसमें PTI का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सब कुछ PTI को दे दिया गया। उस हवाले से हम बात कर रहे थे। अब उसकी ही बाज़गश्त जो है वो आगे भी आ रही है। अब उसकी क्या बाज़गश्त आगे आ रही है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है इतनी अफ़वाहें हैं। मुझे ये सुनने को मिला जैसे ही मेरी फ़्लाइट लैंड की, मतलब आप यकीन करें क्या फ़्लाइट थी, न्यूयॉर्क से लंदन हीथ्रू, और फिर लंदन में कुछ देर रुकी, और फिर लंदन से कतर, और कतर से फिर लाहौर। मतलब कि पूरा सर घूम रहा था। जिस तरह मेरा सर घूम रहा था ना पाकिस्तान लैंड करते हुए, उसी तरह पाकिस्तान की सियासत भी घूम रही है। कुम्मन केरियाँ, वो वाली उनकी कुम्मन केरियाँ हैं। और इनकी कुम्मन केरियाँ ये हैं कि अपोलोजेटिक लग रही है जो नून लीग है। अपोलोजेटिक क्यों है भाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाना है, नहीं लगाना? अगर लगाना है और अगर अनाउंसमेंट कर दी है तो ज़ाहिर सी बात है आपको ऑर्डर्स आए थे, आपने वो फॉलो किए। शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर दिए होंगे ना, जो अता तारर साहब है। ऐसे अता तारर साहब को ख्वाब तो आया नहीं होगा, अता तारर साहब ने ऐसे तो किया नहीं होगा ना कि अता तारर उठे और उनको ख्वाब आया था और उन्होंने कहा कि आज जाके जी मेरे अंदर पिंकी पीरनी की रूह आ गई थी अता तारर के अंदर, तो उन्होंने जाके जी अब पिंकी पीरनी की रूह का इस्तेमाल करते हुए जी मैंने PTI के ऊपर पाबंदी लगा देनी। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। उनको ऑफ कोर्स रियासत ने कहा, उनको ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और फिर कहीं जाकर के उन्होंने बात की। अब जब वो बात हो गई तो उसके बाद हा ही तो मचनी थी। PTI वाले तो वैसे इतना शोर मचाते हैं, और ऊपर से ज़ाहिर बात है वो चौड़ हैं, इस जोम में हैं कि जो अदालतें वो उनको बचा लेंगी, और इसलिए वो इस जोम में हैं क्योंकि पाबंदी उन्होंने तो लगानी नहीं है ना। पाबंदी तो हुकूमत ने 15 दिनों के अंदर अंदर एक रेफरेंस दायर करना होता है और एक बाकायदा तौर पर लिख कर देना होता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप इसके ऊपर पाबंदी लगाइए, इस जमात के ऊपर, इन्होंने तो हमें नक्को नक कर दिया है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है जो जजेस के अंदर जो भी इस टाइम पे तासुरात होते हैं, देखिए मैं तो सबूतों के ऊपर जाती नहीं हूँ ना, क्योंकि हमारी अदालतें सबूतों के ऊपर तो जाती नहीं है। जो उनके उस टाइम पर फीलिंग होती है, जो उनके तासुरात होते हैं, उसकी बेस के ऊपर वो करते हैं। तो पाबंदी लगे ना लगे ये तो फ़िलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन आर्टिकल 6 ज़रूर लगेगा। और आर्टिकल 6 जो है वो पहला केस होगा। एक्चुअली मैं पूरे होशो आवाज़ में बहुत बड़ी बात करने वाली हूँ और बड़े वसूख से कह रही हूँ, आइन और कानून की रोशनी में कह रही हूँ कि आर्टिकल 6 जो इमरान खान, कासिम सूरी, आरिफ अलवी, फवाद चौधरी, जो इन लोगों पे लगेगा, ये पहला ऐसा केस होगा जिसके अंदर एक्चुअली इमरान खान की जान को खतरा है, जिसकी वजह से इमरान खान को फांसी हो सकती है, क्योंकि ये आर्टिकल 6 है, आइन की खिलाफ वर्जी। और बड़े मज़े की बात है कि ये आर्टिकल 6 ये जो लगा रहे हैं, ये जो रूलिंग दी हुई है, ये इन्हीं के चहीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर दिल अजीज़, हाय राफिया अब क्या होगा, हाँ जी उन्हीं के दामाद जी उमर अता बंदयाल साहब की रूलिंग है कि हाँ आइन की खिलाफ वर्जी हुई, आइन को तोड़ा गया, तो लिहाजा अब इनके ऊपर ये आर्टिकल 6 लगेगा। तो ये वो पहला केस है जिससे इमरान खान की जान को खतरा होगा और ये केस चलेगा। अगर PTI बैन से बच भी गई तो ये केस चलेगा। अब ज़रा बैन वाली कहानी पर आ जाए। बैन वाली कहानी जो है वो मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी सी जलवागरी अपनी दिखाई इलेक्शंस के टाइम पर। उसके बाद इमरान खान ने उनके साथ क्या करना था, जो नून लीग ने खुद नून लीग के साथ कर दिया, नून लीग ने खुद नवाज शरीफ साहब के साथ कर दिया, वो प्रैंक कर दिया। उनको अखबारों की हद तक तो वज़ीर आज़म बना दिया, लेकिन असल में शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया। चले जी, वो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ चाचू जी चुपके छुपाते नीवे हों के पतली गली से निकलते निकलते 5 साल पूरे कर लेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में जो अफवाहें आ रही हैं वो ये हैं कि जो वज़ीर आज़म बदलने वाला है, वज़ीर आला बदलने वाली है पंजाब की, ये वो। अब ये अफवाहों की हद तक तो ठीक बात है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि ऑप्शन क्या ऑप्शन है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की बहुत अच्छी बन रही है। और ये इसलिए नहीं अच्छी बन रही है कि जी कोई शहबाज शरीफ साहब मस्का बहुत अच्छा लगा रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट अपनी खिदमतें बहुत अच्छी करा रही है। नो, बिकॉज दोनों का, शहबाज शरीफ साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, रियासत को लेकर के आगे चलने का, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका भी पाकिस्तान को आगे लेकर के चलने का, उसको सिक्योर करने का जो बेसिक एजेंडा है वो इस टाइम पे सेम है, रादर देन
अनलाइक जो माजी में था, क्योंकि इमरान खान को ताकत चाहिए थी, इमरान खान को अपनी पावर चाहिए थी, और जनरल बाजवा साहब को अपनी पावर चाहिए थी, जनरल फैज़ हमीद को अपनी पावर चाहिए थी, तो उन्होंने जो किया वो अपनी अपनी पावर के लिए किया। यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर हो या जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब हो, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये पाकिस्तान को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी पावर के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये सीरियसली बता रही हूँ, मुझे पता है लोगों को इस पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है। आपके यकीन आने से ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच तो सच ही रहेगा ना। ये सच है, ये इसलिए सच है क्योंकि पाकिस्तान होगी तो पाकिस्तान की फ़ौज होगी, और पाकिस्तान की फ़ौज फिर पाकिस्तान के अंदर अपना जो है वो पावा बना के रखेगी। पाकिस्तान होगा तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और शहबाज शरीफ साहब एक अलग सोच के मालिक हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बताती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को अगर कोई काम दिया जाता है ना, ही इज़ अ वेरी गुड फॉलोअर। वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कमाल के हैं। शायद वो नवाज शरीफ की तरह वो एक लीडर वाली, एक नैरेटिव वाली ओपिनियन उस तरह से ना रखते हूँ एज़ कम्पेयर टू द बड़े भाई, लेकिन जो शहबाज शरीफ के अंदर क्वालिटी है वो ये कि आप उनको एक टास्क दें, वो उस टास्क को पूरा करेंगे। और यही वजह है कि वो उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, और यही वजह है कि वो कामयाब तरीन, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े सूबे पंजाब के कामयाब तरीन वज़ीर आला रहे हैं और अभी तक हैं। बेशक मरीम नवाज़ उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर रही हैं, लेकिन मरीम नवाज़ को भी वहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपना लोहा मनवाया, और इसी वजह से वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टरशिप उनके लिए एक टास्क है, उनकी एक लीडरी का गोल नहीं है, ये उनके लिए टास्क है। ही इज़ डूइंग हिज जॉब, और शहबाज शरीफ साहब इज़ वेरी गुड एट हिज जॉब, और वो अपनी जॉब करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब अनकरीब कहीं जा रहे हैं। अच्छा, फिच विच ने बोला है कुछ, जाहिर सी बात है कि जी 18 महीने की हुकूमत है। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि जब फिच गलत साबित होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 18 महीने की हुकूमत है, मुझे लगता है ये हुकूमत ज़्यादा चलेगी। एनीवेज, लेकिन ये मेरे ख्यालात है, ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरा अपना एनालिसिस है। लेकिन खबर ये है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़े र्यूमर्स चल रहे हैं। अब इस सारे र्यूमर्स के अंदर नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं है। नवाज शरीफ साहब मरी में हैं, उनकी ये आशूरा के बीच के अंदर उन्होंने कुछ मुलाकातें की, मरीम नवाज से मुलाकातें की जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी साहबजादी हैं। फिर उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की जो कि उनके भाई हैं और शहबाज शरीफ हैं। और वहाँ से जो व्यू आया है, वहाँ से एक व्यू आया है, वो ये आया कि जी शहबाज शरीफ साहब शायद कंफर्टेबल नहीं है कि जी पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगे। तो फिर मैं कहूँगी कि नवाज शरीफ साहब आप क्यों कंफर्टेबल नहीं है। नवाज शरीफ साहब के बारे में ये तासुर आया कि शायद वो खुश नहीं है जिस तरीके से हुकूमत की ये हैंडलिंग हो रही है, और उन्होंने अपने भाई को भी ये बोला है कि भाई अगर कोई ऐसी बात है, अगर इस तरह का कोई प्रेशर आ रहा है तो आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें। ये हेयर से आया है, मतलब लाइक ये जो बातें चल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब पीटीआई पर बैन से कंफर्टेबल नहीं है, अगर ये खबर सच्ची है, तो भाई मैं तो उनसे पूछूंगी कि आप क्यों कंफर्टेबल नहीं है। आपकी जान को आ गए थे, आपको जान के लाले पड़ गए थे इसी पीटीआई की वजह से, और अब जब आपको मौका मिला है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप अपना बदला पूरा करें, नो 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 नो, बदले की मैं बात नहीं कर रही। आप अपना ज़र्फ अच्छा रखें, आप अपना दिल बड़ा रखें, लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में सोचें। एक वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका एजेंडा बाहर से आया, जिसका लीडर बाहर के एजेंडा को फॉलो कर रहा है, जो अपनी पीआर बाहर से कराते हैं, जो कि एजेंडाज बाहर के फॉलो करते हैं, जो कि डिक्टेशंस बाहर से लेते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों से लेते हैं, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कुछ भी हो, और फिर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, पाकिस्तान की फौज पर हमला करते हैं, फिजिकल हमला करते हैं। आप वाला नहीं कि बाजवा साहब आपका गन था आप समेटो, नो 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 नो, बाजवा साहब से तो बात बहुत आगे चलेगी, ये तो ओए तो से भी आगे चलेगी, ये तो ये मेरा कातिल, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना है, वहाँ तक बात आ गई। तो बाहर के ममालिक को चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को शिकायतें लगाई जाती हैं, ये कोई भी मुहिब्बे वतन जमात नहीं करती। और अगर नवाज शरीफ साहब को, और इसमें आप पीपल्स पार्टी में मिलाकर, पीपल्स पार्टी के तो वैसे ही रोने ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप इसके अंदर पीपल्स पार्टी को भी चले मिलाना चाहते हैं कि जी हाँ जी जमहूरियत पसंद हैं हम, हाँ जी हम तो बड़े जमहूरी हैं, यू नो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये कहती है ना, तो ये हम इसलिए पीटीआई के ऊपर पाबंदी नहीं लगाना चाहते। तो भाई आप अपनी जमहूरियत की डेफिनेशन ठीक करें। क्या जो पीटीआई कर रही है, क्या वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में आता है? क्या ये पॉलिटिक्स है? क्या ये सियासत है? ये बिल्कुल सियासत नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये बुली करना है। तो सबसे पहले इसको ठीक करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को डर लग रहा है, यानी कि नवाज शरीफ साहब को, या अगर पीपल्स पार्टी को हिचकिचाहट महसूस हो रही है कि नहीं अभी हमने इनको बैन किया, कल को हम भी बैन हो जाएंगे, हम भी बैन हो जाएंगे, हम, तो भैया आप ऐसी हरकतें ना करना। ये आपके लिए एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि ये किसी भी जमहूरियत के ज़ुमरे में, ये किसी भी सियासत के ज़ुमरे में नहीं आती है। कौन सी सियासत, कौन सी जमहूरियत ही कहती है कि लोगों के घर में आ जाके आग लगा दो? कौन सी जमहूरियत में लिखा है? कौन सी सियासत में लिखा है कि आप कोर कमांडर के घर को आग लगा दे? कौन सी जमहूरियत और कौन सी सियासत में लिखा है कि आप जाके जीएच के ऊपर हमले करें, आप अपने फौज के हेडक्वार्टर्स पर हमले करें? सारी बातें छोड़ दें। आप आईएमएफ को, आप पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के जो दुश्मन ममालिक हैं उनके साथ जाके आप मिले, उसको गद्दारी कहते हैं भाई।
یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا مقابلہ پی ٹی آئی سے یا اپنا مقابلہ عمران خان سے کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں بنتا مقابلہ، بالکل نہیں بنتا. ہاں آپ کا ظرف بہت بڑا ہے، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ کے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کا کوئی بیان ان پہ لگائے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ اس کو اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ بھائی اگر ایک دفعہ بین لگ گیا تو باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی لگے گا، ہمارے پہ بھی لگے گا، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. آپ لوگ کے ساتھ تو جتنا برا ہونا تھا ہو گیا، یہ ابھی بھی آپ لوگ کی آخری باری ہے. جتنا برا ہونا تھا ہو گیا، جتنی جیلیں آپ نے کاٹنی تھی. اور فار دیٹ میٹر اگر میں نواز شریف صاحب کی بات کروں تو نواز شریف صاحب نے اپنی بیگم کھو دی، اپنی والدہ کھو دی، ایون اپنے والد بھی لانگ ٹائم بیک. تو سب کچھ تو انہوں نے کھو دیا. اب تو گین ہی گین ہے. بیٹی آپ کے پالیٹکس میں آ گئی ہے، صاحبزادے آپ کے پالیٹکس میں آئیں گے نہیں، اور بیٹی آپ کے پالیٹکس میں آ گئی ہیں اور وہ چیف منسٹر بھی بن گئی ہے، تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا ہے. سو دیر از نو لوکنگ بیک ناؤ. اچھا یہ چیز بھی ہو گئی. اب دوسری طرف آ جائیں جی، وہ پی ٹی آئی کو اتنا ریلیف مل رہا ہے، اتنا ریلیف مل رہا ہے، اتنا ریلیف مل رہا ہے، لیکن اتنے ریلیف ملنے کے باوجود مرغی کی ایک ٹانگ، مرغی کی نہیں، مرغے کی ایک ٹانگ، ہمیں قاضی فائز عیسیٰ نہیں چاہیے. مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، سپریم کورٹ کی اتنی تعریفیں ہونے کے بعد بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے جی؟ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ 4 لگ گئے ہیں. اچھا اب اس کے اوپر پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کا اکتوبر میں جا رہے ہیں، ان کا وقت ختم ہو گیا، یہ کیوں لگا رہے ہیں ایڈ ہاک ججز؟ ان کو نہیں لگانا چاہیے. مجھے لگا تھا کہ بھائی سارے کیسز عمران خان کے ہی سنی جا رہے ہیں نا، کہ عمران خان کے کیسز ہی بس آگے چلائے جاؤ، ریلیف عمران خان کو. باقی عوام لوگوں کا کیا؟ جتنے کیسز ہیں اور جو ہماری جوڈیشری کا حال ہے، 4 کے بجائے 8 لگاتے، 10 لگاتے، ایڈ ہاک ججز لگاتے فٹافٹ. جو باقی پاکستانی لوگوں کے جو کیسز چل رہے ہیں، عوام کے جو کیسز چل رہے ہیں، ان کو سالو کرے. لیکن نہیں، ان کو اس پہ بھی پرابلم ہے پی ٹی آئی کو. اور اس لیے ان کو پرابلم ہے کیونکہ جی یہ قاضی فائز سے صاحب کیا کرے؟ پہلی دفعہ تو ایسا ہو نہیں رہا نا کہ ایڈ ہاک ججز لگ رہے ہیں. اچھا جی اب جا رہے ہیں اکتوبر میں، کیوں لگا رہے ہیں؟ تو پوائنٹ اس کہ وہ ابھی جا رہے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی تو ان کا ٹائم ہے نا، تب تک تو اپنا کام پورا کریں گے. پھر اتنا ریلیف ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے مزاحمت ہی کرنی ہے، انہوں نے لڑائی ہی کرنی ہے، انہوں نے لچے ہی فرائی کرنی ہے. تو یہ جب پی ٹی آئی اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے تو حکومت کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ حکومت نے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا، اور اس اعلان کے بعد جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ملکی سلامتی خلاف وہ کام کر رہی ہے. اور حکومت کے مطابق 9 مئی کے حملے، سائفر کا معاملہ، امریکہ میں قرارداد سمیت ایسے بہت سے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اب حکومت کے لیے یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ یہ پابندی حکومت نے خود تو لگانی نہیں ہے. آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق جو ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 15 دنوں کے اندر ایک ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا جائے گا جس پر حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا. حکومت کے اس اعلان کے بعد ایک بحث چھڑ گئی کہ بھئی سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے. تو اس حوالے سے ہر جمہور پسند شخص کا تو یہی ہوگا کہ جی بالکل پابندی نہیں لگنی چاہیے. لیکن میرے پاس ایک سمپل سوال ہے، کیا اس جماعت کا جو کنڈکٹ ہے اور طرز سیاست ہے، کیا وہ ملکی آئین میں دی گئی سیاسی جماعت کی جو ڈیفینیشن ہے کیا اس کے عین مطابق ہے؟ کیا جان بوجھ کر ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی جماعت کو آپ سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں؟ کیا ملک کی معاشی شاہرگ پر حملہ کرنے والے گروہ کو آپ سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں؟ اداروں کے خلاف ہرزاسرائی کرنے ہوئے ہیں، لابنگ فرمز حاصل کی ہیں انہوں نے بیرون ملک، اور کیا یہ کسی پاکستانی پولیٹیکل جماعت کا کام ہو سکتا ہے؟ اداروں کے خلاف جو انہوں نے زبان استعمال کی، کیا وہ کوئی پاکستانی پولیٹیکل جو جماعت کر سکتی ہے؟ کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسی کوئی جماعت یا گروہ کو سیاسی جماعت تسلیم کیا جا سکتا ہے جس کے ارکان بیرون ملک بیٹھ کر اپنی ہی فوج کے خلاف ایک منظم قسم کی کیمپین چلائیں، مختلف ممالک کو پاکستان دشمنی پر ابھاریں، بھارتی لابی سے مل کر پاکستان کو رسوا کریں اور ایک منظم کارروائی کے تحت 200 سے زائد جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کریں، شہدائے وطن کی توہین سمیت فوج میں بغاوت کی سازش رچائیں، میڈیا اور چند یوٹیوبرز کے ساتھ مل کر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اعلان جنگ کریں، اپنے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان دشمن ملک سے فنڈز اکٹھے کریں اور اعلان کریں کہ اگر وہ اقتدار میں نہ رہے تو اس ملک پر ایٹم بم گرا دیا جائے گا. آج کا جو $1 ملین سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا ایسی جماعت کو سیاسی جماعت کا درجہ ملنا چاہیے جو اقتدار کے لیے صرف اور صرف اپنی حکومت، اپنے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہے اور دباؤ کے لیے نوجوان نسل کے ذہنوں میں ملکی اداروں کے خلاف زہر بھرتی رہے، اختلاف رائے کو جرم بنا دیا جائے اور پوری نسل کی تربیت ایسے کی جائے کہ اگر تمہارا باپ بھی تمہارے خلاف ہو تو تم اس پر بھی چڑھ دوڑو، اس پر بھی ٹوٹ پڑو. سوشل میڈیا کے ذریعے عدالتوں پر اس قدر پریشر بڑھا دیا جائے کہ ججز بھی آئین کو چھوڑ کر ایک پاپولر اوپینین کا فیصلہ دیں. کیا کسی بھی انتشار پسند گروہ کو سیاسی جماعت تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں ایسی ایک بھی مثال موجود ہے؟ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا تحریک انصاف آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تحت باضابطہ سیاسی جماعت کی شرائط پر پورا اترتی ہے؟ جس کا جواب مجھے تو نہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. یہ کسی صورت بھی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. لیکن اگر تحریک انصاف کا کنڈکٹ سیاسی ہے تو پھر پاکستان میں موجود ہر تخریبی اور ریاست مخالف گروہ کو بھی حق ہے کہ وہ سیاسی جماعت کہلائے اور پی ٹی آئی کی طرح الیکشن لڑے، اپنے حق میں فیصلے لے اور اقتدار کے مزے بھی لوٹے. تو اس نوٹ کے اوپر جو ہے میں اس ویڈیو کو یہاں پر کلوز
क्लोज करूँगी क्योंकि दिस इज़ अ हाई टाइम. ये डरने का नहीं, लड़ने का टाइम है. ये इस वक्त चुप करके दुबक के बैठने का नहीं, यू टर्न लेने का नहीं, बल्कि कर गुजरने का टाइम है. और मेरा ख्याल है कि वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए कुछ सख्त फैसले करने होंगे. ये चाहे फैसला आपको सख्त लगे क्योंकि ये अगेंस्ट पॉपुलरिज्म होगा ना, गालियाँ पड़ेंगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका क्या मतलब है कि आपका सही काम नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तानियों को जो कि पीटीआई सपोर्टर नहीं है, क्या उनको कोई हक नहीं है कि वो आज़ाद पाकिस्तान में जिए, खुशहाल पाकिस्तान में जिए, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में जिए, वो इसी तरह के एक नेगेटिव पाकिस्तान में जीते रहे? अभी के लिए इतना ही. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं.